कि जो बोला जाए उसको सही से फॉलो करना। ठीक, अब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बोल दिया, कर लेंगे, कर लेंगे और कर रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। मतलब कर लेंगे मतलब तुमसे कभी नहीं होगा वो, सही ना। जो फ्यूचर टेंस में जी रहा है ना वो कभी कुछ नहीं करता, जो प्रेजेंट में है वही सब कुछ कर सकता है। ठीक, तो जो बोला जाए एटलीस्ट उतना करिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे बच्चे को गिरते हुए भी देखा है और जो एवरेज है उसको मैंने उठते हुए भी देखा है, और मैं कल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, तकरीबन तकरीबन मुझे पढ़ाते हुए इस जेई और नीट को 10 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए उतना एक्सपीरियंस मुझे है कि मैं ये चीज़ आपको गाइड कर ही सकता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है। और शुरू शुरू में आपके मोटिवेशन भी बहुत हाई होते हैं। अभी आप कहीं भी क्लास ज्वाइन किए होगे ना, आप यहाँ आए हो, केमिस्ट्री गए होगे, बायो गए होगे, और सब्जेक्ट्स जो भी आपने ज्वाइन किए हैं, मैथ्स वगैरह जो भी है, हर जगह शुरू शुरू में मोटिवेशन काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी हाई रहता है। चलो कुछ तो करेंगे, नीट ज़रूर फोड़ेंगे, जेई ज़रूर फोड़ेंगे, आईआईटी ज़रूर क्रैक करेंगे, ये सारा मोटिवेशन हाई रहता है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे टीचर पढ़ाना शुरू करता है, ऑब्वियस सी बात है कोई टीचर शुरू में ही आपको कोई हार्ड टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, ये परम सत्य है। आपको शुरू ऐसे टॉपिक से किया जाता है जो आपको कनेक्ट हो पाए, ठीक है। और जैसे जैसे सब्जेक्ट के भी टफनेस बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेस्ट आना शुरू होगा, अब वहाँ से बच्चा धीरे धीरे गिरना शुरू करता है। कौन बच्चा? जो अपने गोल के प्रति अवेयर नहीं है। गिरना ठीक है, लेकिन बाउंस बैक जिसको कहते हैं ना, तो वो बाउंस बैक लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ ठीक है मार्क्स कम आए लेकिन तब भी टेस्ट देंगे, है ना। तो जैसे होता क्या है ना कि जैसे मैं अभी आपको वेक्टर्स पढ़ाना शुरू करूँगा शुरू में, आज जो शुरू में करूँगा वो वेक्टर्स शुरू करूँगा। वेक्टर्स तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मोटिव भी हाई रहेंगे जब तक कि आपका स्कूल शुरू नहीं होता तब तक, ठीक है। स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, और मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि तुम ऐसे स्कूल जाओ कि बस तुम स्कूल नाम जानते हो, बाकी तुम्हें कोई काम ही नहीं है उसमें, ऐसे स्कूल चुनो। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, अभी तक मतलब 10th तक पढ़े हो ना स्कूल के अंदर, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, है ना। क्योंकि वो लोग भी डिपेंडेंट है कि ऑब्वियस सी बात है, वो मानते हैं कि बच्चा तो कहीं पढ़ता ही होगा प्राइवेट ट्यूटर के पास, वो तो पढ़ा ही देंगे, तो मुझे किस बात की ज़रूरत है ना। तो ऐसे स्कूल ज्वाइन करिए जहाँ पर प्रेशर एकदम ही जीरो हो, अगर पॉसिबल हो तो। हालांकि डमी स्कूल का कोई सीन नहीं है इधर, इसलिए नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्कूल्स हैं जिनके नाम मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पहला वीडियो है तो वो यूट्यूब पे जाएगा, तो इसलिए नहीं बोल सकता मैं, नहीं तो मैं बोलता। तो फिलहाल के लिए तो आप मान लीजिए जो भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम है, आप ऐसे स्कूल को ज्वाइन करिए, वो आपको अपने नीट और जेई के लिए फोकस रखेगा, नहीं तो आपको पूरा का पूरा 2 साल उसी में उलझा के रखेगा। समझ बातों को, आज ये है फिर उसके बाद आज असाइनमेंट सबमिट करो, आज ये सबमिट करो, आज वो सबमिट करो, फिर उसके बाद तुम्हारा वो एग्ज़ाम दे देगा और पता चला कि 1 महीने में तुम्हारा 3 चैप्टर। कैसे भाई, कैसे 3 चैप्टर कैसे? आपको मैं पढ़ाऊंगा 1 महीना पढ़ाऊंगा, आपका मतलब 1 चैप्टर शायद खत्म हो। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाना भी है, बहुत कुछ बताना भी है, तब मुझे आगे बढ़ना है। ऐसे तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना, हाँ बाबू तुम्हें तो ये आता ही होगा, तुमने तो ये सुना ही होगा, समझ गए? हाँ समझ गए, खत्म। अब जब स्कूल में जाओगे तब पता चलेगा कि वो रॉकेट पे बैठ के पढ़ाते हैं, समझ रहे हो, तो तुरंत खत्म हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब तो ये क्लीन हो गया कि स्कूल कैसे सेलेक्ट हो जिसमें प्रेशर काफ़ी कम हो, ठीक है। बाकी ऑब्वियस ही बात है कि आप बहुत अच्छे स्कूल से होगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जेई और नीट में बोलेगा ओ अच्छा ये तो ऐसा स्कूल से पढ़ रहा है फलाना स्कूल से, तो इसको पास करवा देते हैं, मतलब अच्छा मार्क्स देते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है।
मैं अगर एक्स स्कूल से हूँ जो बहुत घटिया है, समझ रहे हो, कि मतलब कोई जाता भी नहीं उस स्कूल में, लेकिन मेरे को सर्टिफिकेट दे रहा है, क्या दिक्कत है? समझे बातों को क्या? तो बस, और वाई स्कूल है जो कि टॉप क्लास का है, कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक, तो पहला पॉइंट ये ठीक है। दूसरा, कंसिस्टेंट सेल्फ स्टडी। वही बात कि एक दो दिन तो बहुत अच्छा लगता है, एक महीने तक भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, फिर उसके बाद धीरे 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 वो कंसिस्टेंसी ख़त्म होते जाता है। सही। तो एक बात सोचो, आप ना एकदम से वो कछुआ वाला ही काम करो। कछुआ बहुत कंसिस्टेंट रहता है, चलता है तो वो चलते ही रहता है, खरगोश जैसा मत भागो। क्योंकि खरगोश क्या रहता है ना, तेज तो भागता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होता है। सही ना, चिल्ला दोगे तो वो वहीं रुक जाएगा। नहीं तो अगर मान लो कि कोई शोर ना करे, कोई उसके पास डाइवर्जन ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है खरगोश हमेशा रेस जीतेगा। और जीतेगा कि नहीं जीतेगा? लेकिन खरगोश कभी रेस जीतता है? आप 10 लोग खड़े हो जाओ, कछुआ को भी आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखना ना, वो दिखाता है कि कछुआ भी भागता है, खरगोश भी भागता है, कोई चिल्ला देता है, खरगोश वहीं रुक जाता है, कछुआ भाग जाता है ना? कहने का मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना? यानी कि कंसिस्टेंट पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मैं अगर ऐसा आप बना लीजिए कि जिसको कि आप मेंटेन कर पाए ये 2 साल, ऐसा आप शेड्यूल अपने मन से बना लीजिए कि हाँ मैं इस टाइम में ये पढ़ूंगा, इस टाइम में ये पढ़ूंगा, इस टाइम में ये पढ़ूंगा, तभी जाके होगा। और कोई टीचर आपको बना के नहीं देगा ये शेड्यूल कि बाबूरे तुम 4 घंटा पढ़ो, तुम 6 घंटा पढ़ो, तुम 8 घंटा पढ़ो। कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे टाइम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितने टाइम अवेलेबल हैं, तुम किस ट्यूशन्स में कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे स्कूल से आ रहे हो अगर स्कूल करते हो तो ये सारा कुछ, और किस टाइम पे तुम्हारा पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। ठीक, तो फिजिक्स को आप उसी टाइम में लीजिए जिस टाइम में आपका दिमाग लेजी ना हो। मतलब ऐसा नहीं फिजिक्स उठाए कि नींद आ रहा है, ठीक है ना? तो जो भी ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट है आप हमेशा उसको ऐसे टाइम में पढ़ें जिसमें कि आप बिल्कुल ही फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल ही फ्रेश रहते हैं, आपको नींद वगैरह कुछ भी ना आए। और ख़ास तौर पे मैं जो ये ड्यूरेशन देखता हूँ, ख़ास तौर पे अभी के जनरेशन के बच्चों में, वो उल्लू होते हैं, रात को ही जनरली मतलब वो जगते हैं, है ना? और ऑब्वियस सी बात है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रात बेहतर है। क्यों? क्योंकि एकदम माहौल शांत रहता है, और तुम्हारे दिमाग में भी अगर कुछ ऐसा ये आता है ना कि उसको फ़ोन लगा लेते, वहाँ चल के घूम लेते थोड़ा, तो तुम जाओगे कहाँ रात को? फ़ोन लगाओगे किसको तुम रात को? कोई चाचा चाची जगी भी नहीं है, सही ना? और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन रहता है ना? मतलब जैसा मैं फील करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अगर काम करना हो तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि मतलब मान के चलो कि मैं दिन में बैठ के काम कर रहा हूँ, या कुछ भी जो भी चीज़ है मेरा अपना, ऐसा मतलब दिन में होता ही नहीं है मेरे से, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रहेगा, अब उसका कॉल बज गया, अब उसका कॉल बज गया, उसको कॉल करना है, उसको कॉल करना है, ये सब बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो डे के टाइम में होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रात को ही जग के पढ़ें, नहीं तो पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या टीचर शिक्षा दे रहा है बच्चों को रात को जगने का। नहीं, लेकिन प्रॉपर यही है, मतलब अभी जो है। लेकिन हाँ, जब भी पढ़ रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे मोबाइल वाली जो बात है ना, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, हालांकि करोगे क्या, हम सराउंडिंग में ही ऐसे हैं कि मोबाइल से हम दूर नहीं रह सकते। समझ बातों को, मतलब कोई प्राण खींच के लेके चला जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल ना ले जाओ। समझ रहे हो बातों को? मोबाइल से दूर हम रह ही नहीं सकते। आप ना मतलब मैक्सिमम ऐसे रहते हैं, आपका मैं अभी आपके बारे में तो नहीं जानता कुछ भी, तो ऐसे मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि मोबाइल तुम मुझसे दूर कर लो ना, वो आधा पतला हो जाएगा सोच सोच के कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है ना? तो ये मोबाइल का काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये मोबाइल एक तरीके से एडिक्शन है। जितना मतलब नशा करने वाला एडिक्ट नहीं होता, उससे ज़्यादा मोबाइल वाला एडिक्ट होता है।
तो मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन को मैं आज बता रहा हूँ, और आप इस चीज़ को खुद भी जानते होंगे या जानेंगे आने वाले टाइम में, कि पता चला कि हम तो देख रहे थे 5 मिनट का रील्स, और 5 मिनट वो कब 50 मिनट में और 50 मिनट कब 100 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है वो हमें खुद ही नहीं पता चलता। बस मेरा उंगली चलते रहता है ऊपर, रह कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई ही है, आप चाहे मानो या ना मानो, सच्चाई है ये। और अगर ये रील्स के चक्कर में पड़ गए ना तो बस जेई नीट रील्स बन के ही रह जाएगा, ठीक है, होगा नहीं आपसे, ठीक। तो ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को कम करें, यानी कि क्या नहीं करने हैं आपने। अब ऐसा मत बोलो कि आप फ़ोन ही ना यूज करो, सोशल मीडिया ना यूज करो, लेकिन कब? ड्यूरिंग द स्टडी। ड्यूरिंग द स्टडी, क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल आपके साथ है, तो फिर पढ़ाई वो होगा नहीं आपका, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सही ना, पढ़ाई नहीं हो पाएगा आपका। तो जैसे आप बोलोगे कि सर आप भी तो बोल रहे हो कि मोबाइल पे ही सारा कुछ दूंगा, तो वीडियो वगैरह तो मैं मोबाइल से ही देखूंगा, हाँ ठीक है, मैंने उसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्या, कि आप ऑफलाइन उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा, है ना। तो ऑफलाइन का मतलब ऑप्शन हो गया, तो ऑनलाइन आएगा ही नहीं, ऑनलाइन जब खुलेगा नहीं कुछ तुम्हें दिखेगा नहीं। अरे सब कुछ तो ऑनलाइन से ही दिखता है, इंटरनेट है तभी तो दिखता है सारा कुछ, बिना इंटरनेट का थोड़ी ना, मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेजान है, समझ बातों को। तो ये चीज़ थोड़ा कोशिश करेंगे, मोबाइल फ़ोन से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना बेहतर है। दोस्त तो सबसे खतरनाक होता है, दोस्त उतना तक ही, जैसे अब क्लास में आते हो, अब ऐसा नहीं कि सबका मतलब सबसे दुश्मनी ही करके बैठ गए, ऐसा नहीं है। हाँ, जो अकेला है वो सही है। क्यों है? क्योंकि आप ना जितने बंदों से मिलोगे ना उतने तरीके की तुम्हें बात वो बताएंगे, और उससे होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन। सुन बातों को, वो बोलेगा, मतलब वो पढ़ेगा नहीं, वो बोलेगा कि मैं तो ये चैप्टर पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इससे क्या होगा, तुम डिमोटिवेट फील करोगे, अरे यार वो तो पढ़ लिया, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। बातों को समझ रहे हो क्या? चलिए, ये तो पढ़ाई, और हर बच्चा पढ़ाई वाला ही बात नहीं करता, मल्टीपल, अरे चलो ना उसको मार देते हैं, उसको ये कर देते हैं, उसको वो कर देते हैं, मतलब मैं एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तरीके के बात हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्रेंड बनाओगे उतना दिक्कत में पड़ोगे, कम फ्रेंड रहेगा सही रहोगे, सही। तो फ्रेंड व्रेंड ना बनाए ज़्यादा, अपने आप में रहें। और एक बात समझ रहे हो ना, इतिहास वही रचता है जो अपने आप में रहता है, समझ बातों को। हालांकि तुम्हें इतिहास नहीं रचना है, क्योंकि अभी तुम उतने काबिल नहीं हो, ठीक है, तुम्हें बस यही नीट पे अभी फोकस करना है, और बस यही ध्यान दो जितना बताया जा रहा है, ठीक है। टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें, मतलब पहले तो, सबसे पहले तो रेगुलर क्लास, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग। समझ रहे हो? एक बार अगर पीछे पड़ गए भाई तो बहुत गड़बड़ में फंस जाओगे, क्योंकि क्या होता है ना कि चलो आज ऑनलाइन ही देख लेते हैं, टीचर तो दे ही देगा वीडियो, है ना, वो देख लेंगे। लेकिन यहाँ आके सीखने में और वीडियो देख के सीखने में थोड़ा फर्क है जरूर, क्योंकि आप यहाँ रहते हो तो मैं आपको टाइम देता हूँ, उस टाइम पे आप क्वेश्चंस मतलब कर पाते हो, करते हो, तो उससे एक अलग क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, समझ रहे हो बातों को। वीडियोज में क्या होगा, भगा भगा के देखोगे, तुम बस अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हो, तो ड्यूटी पूरा नहीं करना है। अगर ड्यूटी पूरा करने में लग गए तो फिर ऐसे निकल जाएगा टाइम तुम्हारा, समझ बातों को। तो एकदम से रेगुलर क्लास करिए, और कैसा क्लास करिए, ऑफलाइन। और मान लीजिए जो दूर दराज का है, नहीं कर सकता है, तो उनके लिए ऑप्शन, जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन क्लास करता है, जिनके पास
ऑप्शन नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास करता है। अब बोलोगे सर इतना सारा तो ऑनलाइन, सब कोई ऑनलाइन ही कर रहा है। ऑनलाइन कर रहा है क्योंकि उसके पास शायद वैसा एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा, मे बी ये हो सकता है। या फिर कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एकदम फोकस्ड रहते हैं कि उसको कैसे भी, मतलब आप ना उसको हिमालय पे भी बोल दो कि चले जाओ और वहाँ पढ़ो तो वो वहाँ भी पढ़ेगा। तो ऐसे बच्चे वो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कोई बोलोगे कि कोई 2 साल मतलब बैठ के ऑनलाइन मतलब कवर कर ले, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। लोगों से ना मिलना जुलना, बस वो फ़ोन। और ऊपर से ऑनलाइन वाले में तो ये बड़ा, टीचर भी चिढ़ा रहा है, चिढ़ जा रहा है, अरे तुमने ये चैट में कैसे लिख दिया, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ ये रहता है, मतलब आप देखो देखो है ना, मतलब ऐसे ऐसे रहते हैं। तो ये सब एकदम बकवास है। ठीक है, ज़माना ही ऐसा आ गया है तो हम करें क्या। तो ठीक है, लेकिन आप हमेशा ऑनलाइन को एज अ सब्सटीट्यूट रखें कि अगर कभी मान लो कि कहीं कुछ दिक्कत आ गया कि मतलब कुछ टॉपिक मतलब सर ने नहीं पढ़ाया और वो कहीं एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम वगैरह में आ गया, तो फिर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उसको हमेशा ये यूनिवर्सल मान के मत चलो कि ये हमारे साथ हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आप उतना कवर नहीं कर पाओगे ऑनलाइन वाला। और ऑनलाइन मैं सच बताऊं तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं बैकलॉग जनरेट होना तय है। ठीक है ना, आप ना कभी, मतलब कोई भी बच्चा अगर मान लो कि ऐसा ऑनलाइन कर रहा होता है तो वो समझ जाना कि उसका बैकलॉग रहेगा ही रहेगा, कितना भी वो कवर कर ले बैकलॉग उसका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ ही बना है ऐसा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ऑफलाइन क्लास कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ऑफलाइन का एक अलग फील है, और ऑनलाइन किसके लिए है, जिसको पढ़ना नहीं है। बस एक बात में यही समझो। ठीक है, अब बोलोगे सर ऑनलाइन वाला सब तो इतना सारा रिजल्ट वगैरह भी दिखा रहा है, वो मुझे नहीं पता कि कैसे दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे, मैंने ये भी बोल दिया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किसी तरीके से पढ़ ही लेते हैं। समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं। खास तौर पे जो टेस्ट है तुम्हारा, टेस्ट ज़रूर अटेंड करें, डोंट स्किप द टेस्ट। क्योंकि होता ये है कि टेस्ट आपको, जैसे ही ना, आपने शायद अभी तक ऑब्जर्व भी करा होगा, क्लास 10th में ही जब कहीं भी पढ़ते थे ना किसी टीचर के पास, और जिस दिन वो बोल दिया कि अगले दिन टेस्ट है या 2-4 दिन के बाद टेस्ट है, सब छोड़ छाड़ के तुम पढ़ने में लग जाते होगे, नहीं तो बहुत मारेगा मम्मी पापा। समझ रहे हो बातों को। तो टेस्ट एक ऐसा चीज़ ही है। टेस्ट कहने का मतलब, टेस्ट बेसिकली आपका ये नहीं जज करता कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो या तुम कितने गंदे बच्चे हो, ये चेक करने के लिए टेस्ट है ही नहीं। तो समझ रहे हो क्या। टेस्ट क्यों है, वो आपके पढ़ाई को हमेशा बूस्ट देते रहेगा कि तुम पढ़ो। टेस्ट मतलब क्या है, टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टडी। समझ रहे बातों को। टेस्ट होगा तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और जिसको टेस्ट से लेना देना ही नहीं है वो पढ़ेगा ही नहीं। हमको तो टेस्ट देना नहीं है, हम पढ़ के करेंगे क्या, वो फिर टेस्ट भी देने नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ, टेस्ट वगैरह नहीं देंगे, मैं आपके पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा, जलील करूंगा मैं। समझ रहे हो। तो टेस्ट ज़रूर दीजिए। कोई ऐसा हो गया कि तुम अब बेड से नहीं उठ सकते, ऐसा हालत है, तो फिर ठीक है, उतना मान लिया जाएगा कि ठीक है बच्चा बीमार है तो टेस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन टेस्ट दीजिए। कम मार्क्स आएगा क्या दिक्कत है, ऐसा बात थोड़ी है कि कम मार्क्स आएगा तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा, पेरेंट्स फांसी दे देंगे, नहीं। टेस्ट लेकिन दीजिए, कम मार्क्स आए तो भी दीजिए, ज़्यादा मार्क्स आए तो भी दीजिए। ठीक है, टेस्ट देने से ना एक मतलब ये जो डर है ना अंदर का, डर खत्म होता है। बार बार टेस्ट दोगे, डर खत्म हो जाएगा, फिर उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर पाएं एग्जाम के अंदर। तो बहुत कुछ टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखाती है, जो पढ़ना नहीं सिखाता वो टेस्ट आपको सिखाता है। समझ बातों को। तो टेस्ट में नए नए वैरायटीज़ के क्वेश्चंस भी आपको दिखते हैं, तो वो सब आप अटेम्प्ट करोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे ओवरऑल यही है कहने का मतलब, पढ़ाई, यही तो है। अब जहाँ तक बात बची मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन कोई चीज़ होता ही नहीं है। कोई भी तुमको मोटिवेट कर दे, वो मोटिवेशन कभी काम नहीं करता।
जब तक कि आपका सेल्फ इनर मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? जब आपको लगने लगेगा ना कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही चाहिए, ये करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, गीता में ये लिखा हुआ है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। लेकिन हम कर्म तभी करते हैं जब हम फल के बारे में सोचते हैं। बातों को समझ रहे हो क्या? तो कृष्ण भगवान ने शायद ये चीज़ बोले हैं, अब बोले होंगे क्या, बोले हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि आप फल के बारे में सोचोगे तभी कर्म कर पाओगे। तो आप यही समझो कि अगर मैं किसी NIT, किसी IITs, किसी एम्स, किसी AGMC वगैरह कॉलेज, कोई सा भी कॉलेज में अगर मैं जाता हूँ, तो अभी के टाइम में, अभी ये जो 2 साल में तुम इंजॉय करोगे ना, वो कुछ भी नहीं है जो तुम आगे के 4 या 5 साल कर सकते हो ये 2 साल बस पढ़ाई करके सही से। क्योंकि ऐसा क्या मतलब एंजॉयमेंट जो सही से कर भी ना पाए? अभी तुम कर भी नहीं सकते, कैसे करोगे? मम्मी पापा हैं, सब हैं, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे आप। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कॉलेज अच्छे चले जाओगे, मम्मी पापा भी निश्चिंत हो जाएंगे, चलो मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छी जगह पे पहुंच गया है, अब तो अच्छा होगा ही। ठीक है? तो जब ये टेंशन रिलीफ हो जाता है ना, तो फिर पेरेंट्स भी समझदार हो जाते हैं, समझ बातों को, वो भी समझने लगते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो अच्छा ही करेगा। लेकिन ये 2 साल एकदम से मतलब आप पढ़ाई करिए बिल्कुल ध्यान लगा के, और इस 2 साल में, यही 2 साल डिसाइडिंग होता है आपका आगे अच्छा होगा या नहीं होगा। ये सब बेकार की बात है कि अगर जेई नहीं होगा, नीट नहीं होगा तो क्या, तब भी तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन तुम्हें अभी बस यही करना है। सुन बातों को, अभी बस यही करना है आपको। जो भी आपने गोल सेट कर रखा है कि मुझे जेई और नीट, पहले तो प्रायोरिटी सेट करके रखो कि जेई करना है या नीट करना है। नीट करना है तो नीट पे टूट पड़ो, और जेई करना है तो जेई करो। ऐसा नहीं कि मतलब आधा जेई में भी हैं, आधा नीट में भी हैं, डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, या तो पेशेंट को मार देंगे या तो पुल को गिरा देंगे। ये तो होता है। जो मतलब ये थोड़ा सा डायलेमा में रहता है ना कि मैं इंजीनियर भी बन जाता, डॉक्टर भी बन जाता, वो कुछ भी नहीं बनता। समझ बातों को? तो पूरा फोकस्ड होके डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनिए, बहुत अच्छा जॉब है ना। और अगर इंजीनियर बनना है तो वो मल्टीटास्किंग जॉब है, कि जो इंजीनियर है वो सब कुछ कर लेता है, ये भी बात मान के रखिए, है ना। तो मतलब हालांकि डॉक्टर में पैसा बहुत ज़्यादा है, जो डॉक्टर बनेगा ना उसको पैसा बहुत मिलेगा लाइफ में, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनने के बाद। नहीं तो कंपाउंडर तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो अच्छा डॉक्टर नहीं है उसको तो मैं कंपाउंडर बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है जो तुम्हें पैसा ना दे। क्योंकि 5 साल लगा के, 7 साल लगा के, 8 साल लगा के, क्योंकि लंबा स्टडी है ये। अगर जल्दी तुम्हें पैसा कमाना है तो आप इंजीनियरिंग करो, और अगर तुम्हें थोड़ा पेशेंस के साथ ज़्यादा पैसा कमाना है तो अच्छे डॉक्टर बनो। समझ बातों को? तो बहुत कुछ है, अगर आप सोचोगे ना तो बहुत कुछ मोटिवेशन देने वाला है, अगर आप सोचोगे तो। क्योंकि आप सोचो 21-22 की उम्र में तुम्हारे हाथों में पैसा आना शुरू हो जाए तो कितना मज़ेदार बात है। हाँ, तो यही सब तो मोटिवेशन है। तो ओवरऑल यही है, और बाकी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? क्योंकि एक बार एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आप अपने आप को इतना सारा काम करते हो, आप अपने आप को इतना मोटिवेट कैसे रखते हो? तो उन्होंने सीधा ही एक ही मतलब आंसर दिया कि जब मैं कोई काम को फिक्स करता हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है? बस वो करना है तो करना है। बातों को समझ रहे हो क्या? तो मोटिवेशन कोई नाम का चीज़ है ही नहीं, आप उस पर तो फोकस ही मत करो। और ये जो बीच बीच में ना सर मोटिवेशन करो, मोटिवेशन दो, ये वो, ये सब एकदम गंदी सी बात है। और ये अगरतला के मार्केट में बहुत चलता है, हर कोई ज्ञान बांटने में ही लगा हुआ है। तो ये ज्ञान लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद ही समझोगे ना, खुद ही बहुत समझदार हो तुम। किसको नहीं पता है कि मतलब रील्स देखने से टाइम बर्बाद होता है? सबको पता है, रहे कि नहीं है? मतलब आप सोचो कि कोई भी, जितना भी बैड हैबिट्स है, आदमी को पता होता है कि ये बैड हैबिट करने से गड़बड़ है, लेकिन वो आदमी वही करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अवेयर नहीं है। किसी के अवेयर करवाने से भी वो अवेयर नहीं हो सकता। ठीक है? तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, कुछ मिलेगा तभी जब आप मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में। किसमें?
सही डायरेक्शन में। तो आज पूरा बात हम करेंगे डायरेक्शन को ही लेके। जो चैप्टर भी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ोगे वो क्या है, डायरेक्शन को ही लेके है, यानी कि वेक्टर्स। कौन सा चैप्टर, वेक्टर्स। तो हेडिंग डालेंगे वेक्टर्स। सिलेबस आपके क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं आपको एक शीट दूंगा, उसमें पूरा सिलेबस लिखा रहेगा 11th का कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है और किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और उसको कवर करने में हमें कितने लेक्चर्स लगेंगे, वो सारा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं और कब तक होगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। कोई बताओगे किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? जो भी आता हो वो बताइए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, गलती करना जरूरी है। साइज, साइज से क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी आपने बताना है, किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? नहीं, ऐसे नहीं। और कुछ? आप एक बात सोचो, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्वियसली सबके करते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ कि कितना, आपसे मैं पूछूं कितना करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा बोले बहुत प्यार करते हैं। अरे यही तो, कितना करते हैं क्या आप मेजर कर सकते हैं? नहीं। यानी कि जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी मेरा नहीं है। तो ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी विच कैन बी measured is known as physical quantity. Write down. A quantity is known as फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जितना भी चीज़ आप जानते हो, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो कोई पूछेगा अब से कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। और हाँ, जब आप ये सारा कुछ लिखोगे ना, नोट्स जब बना रहे होगे, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ऐसे नहीं कि अभी ही डॉक्टर बन गए कि ऐसे ऐसे लिखे जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे नहीं लिखना है, एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइए। और ऐसा भी नोट्स नहीं बनाना है कि मास्टर जो बोल रहा है उस बात को सुनना छोड़ के उसको एकदम से नोट्स को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ कर कर के अब उसको टाइम उसी में जा रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, मतलब हाँ मैं सुन भी रहा हूँ मास्टर का बात और उसके बाद मैं उसको ड्राइंग व्राइंग सब कुछ कर रहा हूँ, देन यू कैन डू इट,
ठीक है, अदरवाइज आप ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका थोड़ा फोकस लैक होता है। समझ बातों को? तो एकदम से मतलब इतना ही लिखिए, आप ऐसा लिखिए, साफ सुथरा लिखिए। क्या लिखिए? साफ सुथरा लिखिए, कि कभी मैं पढ़ूं तो ऐसा ना हो कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा है कि मैंने क्या लिखा था। सही? तो इतना अच्छा लिखें कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं खुद ही स्टूडेंट से बहुत अच्छा लिखता हूँ। नहीं, आप देख ही सकते हो मेरा राइटिंग बुरा थोड़ी होता है। अरे है कि नहीं है? तो ये तो आपको पीडीएफ कभी भी मिल जाएगा, कभी भी देख सकते हो। लेकिन ये समझने वाला ना जो चीज़ है, उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि आप मान लो यहाँ नहीं समझे, फिर वीडियो में जाके आप मतलब रुक रुक के देखोगे, फिर समझोगे, फिर देखोगे, फिर समझोगे, बहुत टाइम ले लेगा। अगर मान लो कि ये 2 घंटा का लेक्चर है ना, आप रिकॉर्डेड देखने के लिए गए तो लगभग आपका 3 घंटा जाएगा वो। ऐसा नहीं, मतलब ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ मैं। आप कभी ना क्लास आपका मिस होगा ही, मैं भी जानता हूँ। और उस दिन देखना सही से, अगर सही से देखोगे ना तो पता चलेगा कि 2 घंटे का अगर क्लास सर ने लिया है तो वो सीधा सीधा 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि समझोगे भी, लिखोगे भी तुम, अगर प्रॉपरली अगर पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है यार, तुम नोट्स तो बेच नहीं दोगे, रखोगे ही ना तुम अपने पास। तो 2 साल के बाद ये सब बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। ठीक है ना, जब लास्ट टाइम पे आप रिवीजन वगैरह करोगे ना, बहुत टाइम आता है। और मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी आपको बता दूंगा कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। जैसे वेक्टर्स चैप्टर है, उसका मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा कि कैसे बनाना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स वही होते हैं जिसमें ऐसे पॉइंट्स आप लिखें कि जो आपको याद नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन भी हम शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं, नहीं। शॉर्ट नोट्स में क्या आपको याद रखना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको अंदाज लग जाएगा कि मुझे किस चीज में दिक्कत हुआ था, क्या चीज मुझे याद नहीं रह सकता है, तब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। सुन बातों को? तो ये सारा कुछ, तो जैसे जैसे मुझे याद आ जाता है मैं वैसे वैसे बता देता हूं आपको, है ना। ओके, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब कितने तरीके के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? तो यहां जो हम चर्चा करेंगे, 2 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर या वेक्टर दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी ही हैं। समझ रहे हो बातों को? फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके के? 2 तरीके के। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो पहला लिखेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। किसको कहोगे स्केलर क्वांटिटी? ए फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity which has magnitude only but no direction। अब क्या मैग्नीट्यूड, क्या डायरेक्शन? क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन? क्या मतलब है मैग्नीट्यूड का? मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? क्वांटिटी। जैसे आप बोलते हो ना कितना, कितना मतलब मैग्नीट्यूड है वो। कितना मतलब मैग्नीट्यूड है। मतलब अब मान लो कि आपके घर वाले ने कहीं आपको दुकान भेजा और कहा कि जाओ 5 केजी चीनी लेके आओ। चीनी समझ रहे हो ना? हाँ, 5 केजी चीनी लेके आओ। तो क्या बोला चीनी के बारे में? चीनी कोई चीज है, चीनी कोई नाम है। अब चीनी को फिजिकल क्वांटिटी मत बोल लेना। चीनी के वेट को, मास को हम मेजर करते हैं। समझ रहे हो बातों को? ये जो 5 केजी बोला है ना उन्होंने, तो 5 केजी क्या है? मैग्नीट्यूड है। 5 केजी क्या है? मैग्नीट्यूड है।
समझ गए बातों को? मैग्नीट्यूड मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड को कहें तो वो मतलब क्या बताते हैं, कितना, क्वांटिटी को बताता है एक तरीके से, है ना। अब बोला गया है कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? आप मान लो कि कहीं दुकानदार के पास गए और तुम उस दुकानदार को ऐसे बोलना कि भैया 5 kg चीनी मुझे नॉर्थ की तरफ दे दो, या अपवर्ड डायरेक्शन में दे दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दो, लेफ्ट वर्ड दे दो, राइट वर्ड दे दो, वो समझेगा ही नहीं क्या बोल रहा है ये, मार के भगा देगा तुम्हें। समझ बातों को? यानी कि जो आप 5 kg बोल रहे हो उसको डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा जाके बोलते हो 5 kg। लेकिन वही चीज मैं आपसे कहूं कि एक बस चल रही है नॉर्थ के तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो 20 मीटर पर सेकेंड से यानी कि वो उसका रफ्तार है, स्पीड। क्या है? स्पीड। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है? स्पीड को बता रहा है। और उसका डायरेक्शन किधर की तरफ मैंने बोला? नॉर्थ की तरफ। तो क्या मैंने 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड बताया और डायरेक्शन उसका क्या रहा? नॉर्थ रहा। तो अभी ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो है अभी जब आप बोलते हो कि एक बस है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो आप उसके वो वेलोसिटी को बता रहे हो। किसको बता रहे हो? वेलोसिटी को। क्योंकि वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन मैं तो किसके साथ डील कर रहा हूं? स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो स्केलर कौन होगा? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो अब ऐसे कौन कौन से क्वांटिटी हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन बताने की कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ती? तो जैसे मास 10 kg, 5 kg, तो ये आपके स्केलर क्वांटिटी हो गए। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी हो गए। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी हो गए। एरिया जैसे यहां लिखा हुआ है ना, तो एरिया अभी तक के क्लास में जो हम 10th तक पढ़ते हैं उसमें हमें इसके बारे में आइडिया होता है कि इसमें मतलब ये स्केलर के जैसा ही रहता है अभी तक के आइडिया के अनुसार। लेकिन एरिया आपका स्केलर नहीं है। एरिया कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो हम सीखेंगे बाद में। ठीक। डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है? आपके स्केलर। तो मैं कुछ कुछ स्केलर के एग्जांपल दे रहा हूं और ये धीरे धीरे आप इनके साथ यूजुअल हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे कि कौन से स्केलर क्वांटिटी होंगे और कौन से वेक्टर क्वांटिटी होंगे आपके। तो जैसे अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो यहां से शुरू करते हैं। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, डिस्टेंस, देन स्पीड लिखना आप। डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, करंट, चार्ज, एटसेट्रा। क्या सर ये मुझे याद करने हैं? नहीं, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे याद हो जाएगा। तो बस इतना आपको क्या याद करके रखना है? स्केलर क्वांटिटी में एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं होती है उसको बताने के लिए। तो ऐसे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं बोलता हूं ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो 80 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड। बेसिकली क्या है? वो स्पीड है। और स्पीड में अगर आप डायरेक्शन दे देते हो तो वो वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी स्केलर में नहीं आता क्योंकि उसके पास तो डायरेक्शन आ गया। तो डायरेक्शन आ गया तो वो स्केलर नहीं है। जिसमें डायरेक्शन आ गया वो स्केलर नहीं है, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर है। सिंपल है। ठीक है? हाँ हाँ, नहीं, वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं है। लगता है सेम, लगता है सेम, बोलचाल के भाषा में वो सेम हो जाता है, लेकिन वो सेम नहीं है, अलग अलग है दोनों चीजें। ठीक है? आप जानोगे ये चीज, है ना।
अब दूसरा जो हमें पढ़ना है पूरे डिटेलिंग के साथ वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहेंगे? ए फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity which have a physical quantity which have magnitude, direction, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन करना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप यहां तक बोलोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, सही? तो ठीक है, अगर आप यहां तक जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहां तक जानते हैं तो। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज follows the vector addition laws। वेक्टर एडिशन लॉस, समझ बातों को? तो एक एडिशनल पार्ट क्या आ गया इसमें? वेक्टर एडिशन। अगर मान लो कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये पूरा पूरा वेक्टर के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आगे आप समझोगे चीजों को, अभी मैं सारा कुछ बता दूंगा तो बाउंसर हो जाएगा वो, है ना? तो फिलहाल के लिए अभी क्या याद करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन बस आप याद करके रखिए, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलोज द वेक्टर एडिशन लॉस, है ना? वेक्टर एडिशन के बारे में पूरा प्रॉपरली हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या क्या लिख सकते हो, जरा देखना। डिस्प्लेसमेंट, ऊपर में क्या लिखा हुआ था? डिस्टेंस। यहां पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में भी पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे हम लोग। यहां जितना भी क्वांटिटी में बोर्ड पे लिखूंगा ना, वो पूरा का पूरा सारा कुछ तुम पढ़ोगे इस 2 साल के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेलिंग, समझ रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो इस चैप्टर के बाद जब हम लोग शुरू कर रहे होंगे काइनेमैटिक्स मोशन इन 1D, उसमें आप जानोगे ये, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा, ठीक है? ये सारे के सारे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो इतने चीजों को याद रखिए। स्केलर किसको कहेंगे? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर के पास क्या क्या होता है? 3 चीजें होती हैं वेक्टर के पास। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लॉस। तो ये 3 चीज को आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो चीज है, एक और क्वांटिटी होता है जिसको हम नाम देते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या? टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर किसको कहते हैं? हालांकि टेंसर वाला जो पार्ट है वो अपने सिलेबस में नहीं है, समझ गए? इसलिए मैं उसको बोर्ड पे लिखना भी नहीं चाहता। और टेंसर के बारे में अगर कहूँ तो टेंसर बहुत ही मुश्किल पार्ट है, और वो भी जो मान लो कि फिजिक्स में कोई पढ़ता है, वो भी हायर एजुकेशन जिसका है फिजिक्स में, वही टेंसर के बारे में प्रॉपरली जानता है। समझ बातों को? बाकी टेंसर उतना नहीं है कि टेंसर कुछ भी बोल दिया बस हो गया, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे लेवल तक मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम्हें समझ आए, ठीक है? टेंसर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। और आपने इस चीज़ को क्या बोला था? वेक्टर। समझने बातों को?
तो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके नहीं होता, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन विथ वेक्टर एडिशन लॉज तो वो वेक्टर है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक टेंसर क्वांटिटी में फॉल करता है। किस में फॉल करता है? टेंसर क्वांटिटी में, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। जैसे प्रेशर भी आप देखोगे ना, तो प्रेशर भी एक तरीके का टेंसर क्वांटिटी है। आप बोलते हो ना प्रेशर इधर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन प्रेशर इधर की तरफ लग रहा होगा कहने मतलब प्रेशर, अगर आप मान लो कि किसी बॉल को आप पानी के अंदर रख दो तो प्रेशर तो उसको हर एक तरफ से मिल रहा है, प्रेशर उसको हर एक तरफ से मिल रहा है, हर एक डायरेक्शन से उसको प्रेशर मिल रहा है, लेकिन उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन फिर भी उसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहते? सॉरी, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो टेंसर है। क्यों टेंसर है? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉज को फुलफिल नहीं करता। ये थोड़ा अभी समझना मुश्किल होगा आपको, क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ये जाने, शायद ये आप बता पाओ। अगर मान लो कि यहाँ 2 एम्पियर का करंट आती है और ये 3 एम्पियर का करंट आती है, तो आप इधर की तरफ कितना करंट कहोगे? यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, टोटल कितना हुआ? तो इधर से कितना जाएगा? 5 एम्पियर जाएगा। तो आप बोलते हो ना कि 2 एम्पियर इधर की तरफ आ रहा है, तो 2 एम्पियर यानी कि करंट के पास आप डायरेक्शन भी तो बोल रहे हो। 2 एम्पियर क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये इधर की तरफ आ रहा है, कहने मतलब आप क्या बताना चाहते हो? डायरेक्शन। लेकिन करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट आपका स्केलर है। तो फिर बात कहां बिगड़ी? तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्यों टेंसर क्वांटिटी? क्योंकि एक जो लॉज है वेक्टर एडिशंस के, उसको ये फुलफिल नहीं करता। मतलब अगर मैं बोलूं ना कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तब भी आप 5 एम्पियर बोलोगे। और मैं बोलूं कि अब बताओ आंसर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और ये एंगल 60 डिग्री, तो अभी भी आप कितना बोलोगे इसमें? 5 एम्पियर। कहने मतलब इस एंगल्स वगैरह से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता। ये आप रिलेट कब कर पाओगे? जब मैं आपको वेक्टर एडिशन लॉस बता दूंगा तब। समझ गए ना? उसके बाद ही ये रिलेट कर पाओगे। क्योंकि मैं अभी आपसे बोलूं ना कि आप बताओ कि ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है एक बॉडी के ऊपर, तो इस पर नेट इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है? क्या बोलोगे? 5 इधर 10 इधर, तो टोटल कितना हुआ? 15। यानी कि टोटल फोर्स कितना हो गया? 15 न्यूटन। लेकिन वही चीज मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बाबू अब बताओ, ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन और ये 60 डिग्री पे, नहीं, अब ये 15 न्यूटन गलत हो जाएगा। समझे बातों को? तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कहां? वेक्टर एडिशन के अंदर, कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत अभी दिक्कत होगा ये चीज समझने में कि टेंसर क्वांटिटी बेसिकली है क्या। बातों को समझ रहे हो क्या? तो टेंसर कहने का मतलब क्या? जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं करता, वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? टेंसर। लेकिन मेरे सिलेबस में तो क्या है? स्केलर एंड वेक्टर। तो इसलिए उसी बेसिस पर मैं डिसाइड कर लेता हूं कि जैसे मान लो कि प्रेशर को मैं बोलूं, तो प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा? स्केलर ही बोलूंगा। करंट को मैं क्या बोलूंगा? स्केलर ही बोलूंगा। लेकिन खास तौर पे अगर देखा जाए तो ये टेंसर्स हैं। कैसे क्वांटिटी हैं? टेंसर क्वांटिटी हैं। लेकिन टेंसर मेरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए जो टेंसर क्वांटिटी है मैं उसको स्केलर ही अभी फिलहाल के लिए बोल के चलूंगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब बात आती है, वेक्टर्स तो आपने देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये अभी लेटर क्या लिखा हुआ है? अभी क्या लिखा हुआ है? ए लाइन नहीं, ए बार। इसको बार पढ़ते हैं ना? ए बार। और कुछ पढ़ते हैं? कभी ऐसा एनकाउंटर किए हो इस चीज को?
ए के ऊपर अगर लाइन दे देते हैं तो ये कभी कभी मीन को भी बताता है, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। नो आइडिया, कभी नहीं देखे ये? दस बच्चा है जिसके कि मार्क्स ऐसे हैं, मतलब आउट ऑफ 100 में बोल रहा हूँ, 70, 50, 60, 30, 40, 80, 90, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, चलो 6 ही बच्चा लेते हैं, इतना कौन, 6 बच्चा लेते हैं। तो 6 बच्चे का एवरेज मार्क्स कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज मार्क्स कितना है, तो एवरेज मार्क्स, तो मार्क्स के ऊपर क्या लगा दीजिए? बार। कहने का मतलब ये क्या हुआ? एवरेज मार्क्स। और एवरेज कैसे निकालते हैं? अरे ये तो बचपन में यार सीखते हैं यार। सारे के सम, सारे के सम डिवाइडेड बाय कितना? नंबर कितने हैं? तो 70 + 50 + 60 + 30 + 40 + 80 और कितने हो गए? डिवाइडेड बाय 6। तो ऐसे निकालते हैं एवरेज। इसी को कहते हैं मीन वैल्यू। क्या कहते हैं? मीन वैल्यू। लेकिन इससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं? ए बार। क्या पढ़ रहा हूं? ए बार। लेकिन मैं जो इसको डिनोट करने जा रहा हूं ऐसे। कैसे? ए के ऊपर क्या चल रहा है? तीर चल रहा है। क्या चल रहा है? तीर चल रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एज ए वेक्टर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे इसको? ए वेक्टर। ये तीर का मतलब क्या होता है? वेक्टर। तीर का मतलब क्या होता है? वेक्टर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ क्या भाई? बी। अरे गजब। मतलब ये सही है कि सर आप अगर तीर ऐसे चला रहे हो तो इसको पढ़ूंगा बी वेक्टर। ये बढ़िया है, बी वेक्टर। और अगर तीर आपने उल्टा चला दिया तो कहने का मतलब बी स्केलर। हाँ नहीं, बढ़िया। मतलब इसलिए मैं पूछता ही हूं ताकि आप बताओगे ना तो मुझे भी पता चलता है कि बच्चों का क्या डाउट हो सकता है ना? तो एक बात याद रखिएगा कि तीर जब भी चलाएं तो सीधा चलाएं। तीर जब भी चलाएं तो क्या चलाएं? सीधा। सीधा कहने का मतलब हमेशा लेफ्ट टू राइट। किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट। ये जो डिनोशन है, ये जो डिनोशन है, ये कभी भी वेक्टर का डिनोशन नहीं है और ना इसको मैं कभी बी स्केलर कहूंगा। राइट ना? हाँ। तो ये जो है, अगर आप कहीं आपको ऐसा कभी मान लीजिए गलती से देखने को मिल गया कि बी के ऊपर ऐसा है तो आप बोलेंगे ये कुछ है ही नहीं। रॉन्ग डिनोशन। समझ गए बातों को? तो याद क्या रखना है कि तीर हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। तीर हमेशा किधर से किधर चलना चाहिए? लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब क्या? ऐसा। समझ गए ना? हमेशा। हालांकि वेक्टर के डिनोट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कभी कभी आप, कभी कभी मतलब, इसलिए मैं ये तरीका बता देता हूं कि मान लो कि कभी कोई बुक्स पढ़ोगे तो उसमें वो क्या करता है ना, ऐसे करके बोल्ड करके लिख देता है।
ऐसे करके बोल्ड करके लिख देता है। तो बोल्ड लेटर से भी अगर डिनोट किया जाए तो वो क्या है, वेक्टर है। वो क्या है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और खास तौर पे एनसीईआरटी के अंदर ये डिनोशन बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी के अंदर ये डिनोशन बहुत ज्यादा है। समझ गए बातों को? अच्छा, कभी कभी वेक्टर को हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूं बस आप देखिए, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी डिनोशन किसका है, वेक्टर का। इसको केट डिनोशन कहते हैं। कौन सा डिनोशन, केट डिनोशन, केट डिनोशन, ठीक है, ये हम कहते हैं। ये भी डिनोशन ही है, मतलब इसको क्या पढ़ूंगा मैं, ए वेक्टर ही पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, ए वेक्टर ही पढ़ूंगा। समझ गए बातों को? लेकिन हमें क्या देखना है, क्या याद रखना है, ऐसे करके, ठीक है। कहीं कॉर्नर वगैरह पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये केट डिनोशन में ये ए वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं कॉर्नर वगैरह पे लिखना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है यहां तक? ओके। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एरो क्या बताना चाहता है, डायरेक्शन को। एरो क्या बताना चाहता है, डायरेक्शन को, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो मान लो ये कोई एक एरो है, एरो के पास क्या चीजें होती हैं, अच्छा इस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को क्या कहोगे, एंडिंग पॉइंट? नहीं, मतलब ठीक है भाई, सही बोल रहा है वैसे, लेकिन इस वाले पॉइंट को ना, आप सोचो हमारा होता है ना, सिर होता है, पैर होता है, सिर होता है और पैर होता है। जानवर के पूंछ होते हैं और सिर होते हैं, हेड एंड टेल। अरे आप टॉस करते हो कॉइन को, उसमें हेड टेल कहते हैं ना, तो उसी के जैसा है। इस वाले को क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। समझ गए बातों को? तो हेड टेल, हेड टेल, ये सब बहुत काम का चीज है, आगे आपको पता चलेगा। इसका जो लेंथ है, कुछ लेंथ होगा इसका, चलो ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। इस एरो का कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना। ये एरो जो इधर की तरफ है, ये क्या बता रहा है, एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड्स राइट, यानी कि ये डायरेक्शन को बता रहा है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। समझ रहे हो ना? एरो अगर ऊपर की तरफ है तो कहने का मतलब क्या, वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है कि वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी कैसा दिखा रहा है, वेक्टर इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे बना देता तो वेक्टर इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बातों को? यानी कि एरो का, यानी कि हेड जो है वो आपको क्या दिखाता है कि किधर की तरफ, हेड क्या दिखाता है, किधर की तरफ, किस डायरेक्शन में। और इसका क्या मतलब हुआ, क्या सारे तो राइट की तरफ ही है, राइट की तरफ ही है, लेकिन सबका लेंथ जो है वो अलग अलग है। कहने का मतलब लेंथ भी कुछ चीज बताता है हमें, लेंथ भी हमें कुछ चीज बताता है। यानी कि जो एरो का जो लेंथ है
एरो का जो लेंथ है वो बताता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। क्या बताता है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो यहां लिख लेंगे लेंथ ऑफ एरो is corresponds length of arrow corresponds magnitude of vector। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो एक लाइन में लिखें तो लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड। समझ गए? जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां पर, ये मान लो ए वेक्टर है और ये वाला जो है एरो वो बी वेक्टर को बताता है। किसको बताता है? बी वेक्टर को। तो आपसे मैं पूछूं कि किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्या बोलोगे? किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है या किसी का कम है किसी का ज्यादा है? क्या मैंने लिखा हुआ है? क्या दोनों तो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी कि दोनों वेक्टर का क्या डायरेक्शन सेम है? इस दोनों को देख के मैं क्या बोल सकता हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स क्यों? लेंथ की वजह से। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप देख लीजिए, ये देखो और है कि नहीं है। तो अब लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are in same direction but have different मैग्नीट्यूड। हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या बोल लोगे डिफरेंट मैग्नीट्यूड में? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन, ये साइन किसका है पता चलता है? ये साइन वगैरह तुम्हें पता होता है ना? ये किसका साइन है? इक्वालिटी का। ये किसका है? ग्रेटर देन। ये किसका साइन है? लेस देन। सही है ना? ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो समस्या क्या है। जैसे कोई आपसे बोले कि बाबू एक बात बताओ कि एक वेक्टर ऐसा बनाओ जिसके की लेंथ जो है वो 100 मीटर का है। क्या? एक वेक्टर बनाओ राइटवर्ड डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट में या वेस्ट में, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर का एक वेक्टर बनाना है। तो 100 मीटर का एक वेक्टर बनाना है, कहने का मतलब सर ने बताया था कि एरो का जो लेंथ होता है वही तो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो आप सोचो 100 मीटर आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर पाएंगे? 100 मीटर आप अपने कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते 100 मीटर। और आप बोलोगे हाँ हाँ काहे नहीं, ऐसे ऐसे कर कर के ड्रॉ कर ही देगा मैं। तो फिर ये वेक्टर थोड़ी रह गया, ये तुम क्या बना दिए हो? कुछ भी बन गया है मतलब।
समझ रहे बातों को? क्योंकि वेक्टर तो हमेशा कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन से। कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन से। ये तो तुम जिगजैग बना दिए, सही? तो ऐसा नहीं हो सकता। कहने मतलब अब 100 मीटर बनाते वक्त तो मतलब मुझे बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, तब 100 मीटर बना पाऊंगा। लेकिन अब क्या आया इसके बदले? एक डिनोशन का तरीका, कि बस इतना लिख दो, वो पता चल जाएगा सामने वाले को कि ये 100 मीटर का वेक्टर है, ये 100 मीटर का वेक्टर है। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम किसके बारे में, वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? मैग्नीट्यूड ओनली। किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ये जरा देखना, मान लो कि ये कोई लेटर है ए और इसके ऊपर हमने ये लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ए वेक्टर। अब क्या करो, ये दो वर्टिकल बार से इसको बंद कर दो, दो वर्टिकल बार से इसको बंद कर दो। आपने क्या ये वाला कहीं देखा है? ऐसा अगर लिखा रहता है कभी देखो ये क्या? मॉड्यूलस। यानी कि मॉड्यूलस कहने का मतलब क्या है? एक तरीके का ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये क्या है? एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। क्या पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है? नहीं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रखता है। समझ गए बातों को? यानी कि अगर ये -2 है तो ये क्या रहेगा? 2। और ये अगर +3 है तो ये क्या रहेगा? +3 ही रहेगा। हाँ वही ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको भी बोलते हो, तो वो हम बोल सकते हैं, सही ना? यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दो वर्टिकल बार, इसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, या मॉड ऑफ ए वेक्टर, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ गए बातों को? तो जरा देखना कि इसको पढ़ूंगा मैं क्या? रीड एज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, या फिर क्या बोल सकते हो? मॉड ऑफ ए वेक्टर, और क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ रहे हो ना बातों को? तो ऐसे, तो जब कभी भी ऐसा डिनोशन दिखे तो आपको क्या समझ जाना है? ये कि क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखा हुआ है। जैसे होते ना कि आविष्कार हमेशा आलसी आदमी ही करता है। आविष्कार किसी भी चीज का हमेशा आलसी आदमी ही करता है। तो आलसी आदमी, जो आलसी आदमी था, उसने क्या सोचा कि यार कौन इतना वेक्टर लिखे, फिर ऐसे ऐसे वर्टिकल बार डाले, इससे अच्छा है कि सीधा ऐसे लेटर ही लिख दो। अगर लेटर भी लिख दोगे ना तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है। अब ये मत समझना कि सर ये ABCD वाला क्या बचपन में हम जो पढ़ रहे थे तो क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही था? आप मान के चलो हाँ, सही। तो अभी अगर वेक्टर में मैं पढ़ रहा हूं और ये ए लिखा हुआ है, तो अब क्या समझना है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये ABCD वाला A फॉर एप्पल नहीं है। समझ गए ना बातों को? यानी कि ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको भी मैं क्या पढ़ूंगा?
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर है जिसका की लेंथ जो है वो 100 यूनिट है, जिसका की लेंथ क्या है 100 यूनिट है, तो आप बोल दो, जैसे मान के चलिए ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, और अगर ऐसे लिख दिया गया है ना कि ए वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू लेट्स से 100 यूनिट, तो इससे पता चल जाता है कि ये एरो का लेंथ कितना रहा होगा 100 यूनिट रहा होगा। समझ गए बातों को? यानी कि हमें अब ऐसे करके बहुत बड़ा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये एक वेक्टर है जो कि राइटवर्ड पॉइंट कर रहा है और उसका लेंथ कितने के बराबर है 100 यूनिट के बराबर है। समझ गए ना बातों को? तो यही है। तो यहां से ये क्या पता चलता है हमें कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 100 यूनिट, और यही बेसिकली क्या है, लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, अब तो पढ़ ही लोगे ना कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 100 यूनिट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 100 यूनिट। चलिए तो यहां तक हमने ये सीखा कि वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर के डिनोशन कैसे होते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा तरीका हमने यहां तक अभी सीखा। सही है। अब बात करेंगे हम थोड़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर की, मतलब कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं, कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। जब वेक्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है? अभी बता दूंगा तो थोड़ा डिमोटिवेशन आएगा। सबसे पहला चीज, लेकिन एक बात याद रहे कि पूरे के पूरे 11th-12th फिजिक्स का बैकबोन है ये। अगर किसी का मेरुदंड ही टूट जाए तो वो आदमी किसी काम का नहीं है। बैकबोन अगर किसी का खत्म हो गया तो वो कोई काम का है क्या? नहीं। तो अगर वेक्टर्स आपके खराब हो गए तो समझ जाना कि तुम्हारा फिजिक्स डूब गया। फिर तुम उसके बाद अगर 11th-12th एक ऐसा चीज़ है, अगर यहाँ तुम वेक्टर नहीं सीख पाए ना, तो बच्चा वेक्टर ये सॉरी फिजिक्स नहीं सीख पाए ना 11th-12th में, तो फिर तुम फिजिक्स सीख भी नहीं पाओगे। इसलिए एकदम अभी बेसिक से बता रहा हूँ, वेक्टर्स बता रहा हूँ, समझिए। वेक्टर से स्ट्रांग होगा आगे वाला पोर्शन भी आपके लिए स्मूथली काम करेगा, एकदम स्मूथली काम करेगा। समझ गए ना? तो वेक्टर को सीखना बहुत ज़रूरी है। पूरे के पूरे 11th-12th फिजिक्स में हर जगह काम आता ही आता है वेक्टर्स। और कौन बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है फिजिक्स में पता है? जो यहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, मैं उम्मीद तो करता ही हूँ कि अभी तक जितना बताया है शायद से समझ आ रहा होगा। अरे आ रहा है ना? चलिए, तो पहला वेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, इक्वल वेक्टर्स। क्या? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहोगे? इक्वल किसको कहते हैं? मतलब हर चीज